पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पीडीपी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख नासिर हुसैन। तो उनके पास ले चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीति की जहाँ तक बात है, राजनीति में आए हुए मुझे अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यही गालबन 8-10 साल हुए। लेकिन स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा बिजी रहा। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो किश्तवाड़ से की और स्कूलिंग के बाद मैंने ग्रेजुएशन जीजीएम साइंस कॉलेज से करी और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एलएलबी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से की। और जम्मू यूनिवर्सिटी में एलएलबी के दौरान मैं काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी बिजी रहा। शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत कैसे की आपने? तब क्या सोचा आपने एकदम से कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? सोशल वर्क ही मेरा एक मेन जो था, एक मेरा मकसद था लाइफ का, सोशल वर्क। और इसी सोशल वर्क की गर्ज से मैंने सबसे पहले शुरुआत अपनी की वो एनएसएस में ज्वाइन करके की। एनएसएस के कैंप्स हम लोग लगाते थे, हम लोग जो माइग्रेंट्स हैं उनके कैंप्स में जाते थे, हम लेप्रोसी कैंप्स जो होते थे वहाँ पे जाते थे, हम लोग स्कूल से कॉलेजेस से इस तरह के कैंप्स में अटेंड किए। और मेरे दिल में एक जज्बा था अपने लोगों के लिए, उनकी खिदमत करने का एक जज्बा था, अपने इलाके की खिदमत करने का एक जज्बा था। और मैं आपको बता दूं कि सोशल वर्क करते करते जब एनएसएस में हम लोग थे तो 1999 में एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां इंडिया की 42 यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स आए थे और आई वाज वन अमंग द कंटिजेंट फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। और उस सारे कंपटीशन में आई वाज एडजस्ट एज द बेस्ट वॉलंटियर जो इंडिया लेवल पर था, नेशनल लेवल पर था। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पायरेशन मिली, एक बूस्ट मिला मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने लोगों के लिए करना है और सोशल वर्क में जो है एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात की जाए, कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ आपने की, उसके साथ साथ ऐसी कौन सा बदलाव आपके द्वारा लाया गया है? सोशल एक्टिविटीज़ अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं एलएलबी कर रहा था तो उस दौरान भी, क्योंकि मैं थोड़ा फाइन आर्ट से भी जुड़ा रहा, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का वाहिद एक स्टूडेंट हूँ जो कंसेक्टिव 2 बार 1999 और 2000 में ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का आया हूँ। और मैंने उस दौरान से ही अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही मैं कैंप्स लगाता था। मैं किश्तवाड़ में आकर, भद्रवाह में आकर, डिग्री कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर पोस्टर एग्जीबिशंस लगाता था। सोशल इवल्स के बारे में स्टूडेंट्स सोशल एक्टिविटीज आप करते रहते थे। कितना यूथ आपके साथ जुड़ा रहता था? सोशल एक्टिविटीज़ में जब यूथ मेरे साथ जुड़ा रहा, और मुझे बहुत सारे, उन दिनों सोशल मीडिया उतना नहीं था, एक्टिव नहीं था, मुझे चिट्ठियाँ आती थी, मुझे मैसेजेस आते थे अपने स्टूडेंट्स के, यूथ का मुझे मैसेज आता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। मुझे लगता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट है ग्राउंड पर। तो इन बातों से थोड़ा आगे मुझे जो है वो इंस्पायरेशन मिली, मुझे एंकरेजमेंट मिली। तो मैंने अपनी लाइफ का जो है मकसद ही रखा कि मैं सोशल वर्क करूँ। जी, सोशल वर्कर इन्होंने बताया अपना सफ़र, इन्होंने कैसे शुरुआत की। अभी आप पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आने वाले टाइम पे जिस तरह से 2019 के इलेक्शन होंगे, आपकी किस तरह की रणनीति रहने वाली है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जून 2014 में मैंने ज्वाइन की। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के पास मैंने पार्टी ज्वाइन की और 2015 में मुझे पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है, हमने कोशिश की कि मैं अपने रीजन पर, जो हमारा चिनाब वैली है, खुसूसन हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, इंदरवाल और किश्तवाड़। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग फोकस करें। यहाँ पर एक जो पिछड़ा हुआ तबका हमारा है, जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, जिनकी वॉइस कहीं आगे नहीं जाती है, जिनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि अपनी बात को आगे लेकर, अगर लोगों ने अपनी बात को आपके तक पहुँचाना तो वो कैसे पहुँचाते हैं और आप कैसे उनका काम करते हैं? लोगों की बात सुनने के लिए, या लोगों की बात या लोगों का मैसेज, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन तक आने के लिए मैं खुद लोगों के दरवाजों पर जाता हूँ। पिछले 2 साल से मैंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, खुसूसन इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं, मैं हर एक विलेज का मैंने टूर किया है। मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से प्रयास आपने किए और लोगों ने कौन कौन सी आपको अपनी ग्रीवेंसेस सुनाई है? ग्रीवेंसेस की बात अगर हम करें तो ग्रीवेंसेस इस वक्त बहुत तरह की हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों को इस वक्त, आज भी हम 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मोर देन 60% हमारे एरिया जैसे हैं जहाँ लोगों ने अभी बिजली का जलता हुआ बल्ब नहीं देखा, जहाँ अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है, जहाँ लोगों के पास मेडिकेयर फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हमारे बोंजुआ इलाके में कित्थर एक जगह पड़ती है, कित्थर में अभी तक लोगों ने ना तो बिजली देखी, ना उन लोगों ने अभी तक पानी पीने के लिए साफ देखा, और न ही वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी है। वो लोग जब मेरे पास आए और जब मैं उस इलाके में गया, लोगों ने मुझे बताया कि हमें इस बार पता चलता है कि दिन में बच्चों को स्कूलों में राशन मिलता है, यानी मिड डे मील अभी तक लोगों को पता नहीं है। ऐसे ऐसे इलाके हमारे इलाके। तो आप किस तरह से उन्हें अवेयर करते हैं इस चीज़ को लेकर? हम लोगों में जा करके लोगों को बताते हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स रखी हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या क्या साधन गवर्नमेंट ने रखे हैं,
फ्री एजुकेशन आपको लोगों के पास है, नरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। और जब हमारे पास ग्रीवेंसेस आती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रशासन है, उनके पास जा करके हमने कोशिश की है और अभी तक बहुत हद तक कामयाब भी हुआ हूँ मैं लोगों की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। लोगों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम पे आप और सॉल्व करेंगे? जिस तरह से 2019 के इलेक्शन आएंगे, अगर आपकी सरकार आती है, जिस तरह से अभी सरकार नहीं है, अगर आपकी सरकार आती है तो कौन कौन से आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक लोग अवेयर ना हों, जब तक तालीम लोगों के पास नहीं हो, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं हों, तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। लिहाजा मेरा पहला फोकस ये रहता है कि हम स्कूलों पर कंसंट्रेट करें। हम जो फार फ्लंग एरियाज़ है, वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उन स्कूलों में जहाँ 10-10 महीने से कोई टीचर स्कूलों में नहीं जाता, हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको हम फंक्शनल करें। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। मैं आए दिन डिप्टी कमिश्नर या चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के पास जाता रहता हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम सबसे पहले एजुकेशन को जो है लोगों तक ले जाएं। ये जो जनरेशन अभी आने वाली जनरेशन, अगर वो पढ़ लिख ले तो वो अपने प्रॉब्लम्स, अपनी ग्रीवेंसेस को खुद सॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों को एम्पावर करें कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, वो खुद लिटरेट बने, वो अवेयर बने, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो खुद वो सॉल्व करने के लिए उसके लिए आगे आ जाएं। बहरहाल जहाँ तक हमसे होता है, जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस हैं, चाहे मनरेगा की बात है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की बात है, उसमें भी हमने कोशिश की है कि लोगों को हमने बहुत हद तक रिलीफ दिया। आए दिन सोशल एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, कौन सा बड़ा रिफॉर्म आपने अभी तक लाया है? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म ओवरनाइट नहीं आता है। इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, और ये एफर्ट्स जो हम पिछले 2 साल से 4 साल से कर रहे हैं, ये अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाएं। मेरा जो मैंने कहा फोकस ये रहेगा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस के साथ साथ जो बुनियादी सहूलियात लोगों को मुहैया होनी चाहिए, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, बिजली की शक्ल में, वो लोगों को फराहम करने के, लोगों को वो चीज़ मुहैया करने के लिए हम प्रशासन पर दबाव भी डाल सकते हैं। मैंने इस सिलसिले में हमने कुछ PILs भी फाइल करी हुई हैं कि जहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। मेरा तो यही मानना है कि लोगों को सबसे पहले जीवन बिताने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात वो लोगों को मुहैया हों, और उसके साथ साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस हो, और ये जनरेशन जो आने वाली जनरेशन वो पढ़ लिखी है। जैसे आपने बताया, लोगों के बीच अवेयरनेस आनी चाहिए और जो जनरेशन है वो पढ़ी होनी चाहिए। अब स्कूल्स की बात की जाए और कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, तो किस किस तरह की यहाँ पे होती है? कल्चरल एक्टिविटीज़ पहले तो बहुत कम होती थी, अब थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर देखने को मिलती हैं वो टाउन्स में मिलती हैं। फार फ्लंग एरियाज में आज भी हमारे जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें अभी तक भी कल्चरल एक्टिविटीज़ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए? मुझे लगता है कि किताबों से ज़्यादा इस वक्त एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान दिया जाए। और ये ट्रेंड इस वक्त वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप देखें कि बच्चों की जो बुक नॉलेज है उससे ज़्यादा इस वक्त कल्चरल एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है। तो इन चीज़ों से बच्चों में अवेयरनेस आती है। बुकिश नॉलेज तो ठीक है, लेकिन रस्किन ने कहा है एजुकेशन इज नॉट टू टीच द पीपल व्हाट दे डोंट नो, बट इट इज़ टू टीच देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। तो उनके अंदर वो चीज़ लाने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। और फार फ्लंग एरियाज़ में इन चीज़ों की ज़रूरत है। अवेयरनेस कैंप्स लगाने की ज़रूरत है, जो हम लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करते हैं। उसके साथ साथ मैं लीगल कैंप्स भी लगाता हूँ, क्योंकि मैं लीगल फैटर्निटी से जुड़ा हूँ। मैं पिछले 18 साल से वकालत कर रहा हूँ, मैं वकालत के पेशे से जुड़ा हूँ। हम लोग लीगली भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपके बुनियादी हकूक़ क्या है, और इन हकूक़ को हासिल करने के लिए आप कौन सा सहारा ले सकते हैं, आप किस फॉर्म में जा सकते हैं, क्या राइट्स उनके हैं वो आप बताने की, क्या राइट्स हैं आपके, जो आपको सरकार देती है, जो आपको इस मुल्क में, इस रियासत में आपकी पैदाइश से जो राइट। कुछ लोग ऐसे हैं, कई सारी फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिलती है उनको, लेकिन उस चीज़ को लेके वो अवेयर नहीं होते कि उनके क्या राइट्स हैं, उसी चीज़ को लेके अब मैं तो समझता हूँ इसके लिए जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आज तक यहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करते आए हैं, वो लोग इसके लिए जो है जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनका एक फ़र्ज़ बनता था, ये उनकी ड्यूटी थी। जब आप किसी आदमी को चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, किसी आदमी को चुन करके आप पार्लियामेंट भेजते हैं, तो उन पर एक जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों के हकूक़ के लिए लड़ें। एक आम नागरिक पार्लियामेंट में जाकर खुद अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, एक आम नागरिक असेंबली में जाकर लड़ नहीं सकता, उसके लिए उसने एक आदमी को चुना होता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है, खुसूसन मैं इस चुनाव की बात करूँगा, जो लोग भी यहाँ से चुन कर गए हैं, उन्होंने अपने आप, अपने घर और अपने रिश्तेदारों के लिए कोशिश ज़रूर की है, आम जनता की किसी ने परवाह नहीं की है। जबकि अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो चुनावली हमारा जो है उसकी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, आप देख रहे हैं कि लास्ट जो हमारी प्रीवियस जो कोलिशन सरकार थी, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी,
उस दौर में इस चुनावली से 4 एमएलए जो थे वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस सत्ता में आई थी। इस बार चुनावली से भारतीय जनता पार्टी के 4 यहाँ से एमएलए चुनकर गए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो मतलब साफ है कि चुनावली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जम्मू कश्मीर की सरकार और सत्ता बनाने में। लेकिन हमने देखा है जो भी सरकारें आज तक रही हैं, चुनावली की तरफ से किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब आप उसको लेके क्या कर रहे हैं? उसको लेकर के मैं बजाते खुद एज ए पर्सन मैं क्या कर सकता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी जमात, हमारी पार्टी ने चुनावली के लिए उसका एक खुसूसी पैकेज है। चुनावली में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सैनपुरा वायलू टनल है। अगर ये टनल हमारा बनता है, इससे हम वैली के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारा टूरिज्म बढ़ता है, हमारा ट्रेड बढ़ता है। और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही एक उसका एक मिशन था, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक ख्वाब था। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। अभी एक डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। अगर चुनावली की तरफ ध्यान दिया जाए, न सिर्फ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये कंट्रीब्यूट कर सकती है स्टेट की इकॉनमी में भी। मतलब अगर यहाँ 10,000 मेगावाट पावर पोटेंशियल है इस रीजन में, तो अगर ये बिजली यहाँ से बनकर जाती है तो ये पूरी स्टेट को फीड कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसको अवॉइड किया गया है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? दर्शकों के लिए मेरा यही मैसेज है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए सबसे पहले यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और हम डेवलपमेंट की अगर बात करें उसके लिए पीस बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त रहेगी कि हम सब लोगों को बगैर किसी डिफरेंसेस के, अबो पार्टी लाइन्स, बिला लिहाज मजहब मिलत, सबसे पहले हमें एक मुतहद होकर के बात करनी चाहिए। और उसके बाद इस खित्ते में अमन को बहाल करने की कोशिश की जाए, ताकि इस अमन के बहाली के साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो और लोगों की तरक्की हो और इलाके का भी नाम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, ये थे हमारे साथ शेख नासिर हुसैन। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दर्शकों के लिए दिया। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ, देखते रहे यंग बाइट्स। नमस्कार।